बच्चों, आज हम देखेंगे कि हम गलती कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे अधिक मैंने देखा है कि अपठित गद्यांश में बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि अपठित गद्यांश हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता, अपठित होता है। और इसमें इसको अपठित समझकर ही पहली नज़र में ही घबरा जाते हैं। तो इसका मैं सबसे आसान ट्रिक बता रही हूँ कि इसको कैसे समझें। सबसे पहले इसके गद्यांश को पढ़ने से भी पहले इसके प्रश्नों पर एक बार नज़र डाल लो। प्रश्नों पर देखो, कथन और कारण बताया हुआ। इन दो लाइनों को ठीक से दार्शनिक होने को ही अच्छे से समझ देख लो। शब्दों पर हमारी नज़र गई। अब इन शब्दों से रिलेटेड यहाँ पर देखो, खंड में क्या क्या हमारी लाइनें दी हुई हैं, हमें किस पर ध्यान देना है। पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ये पहला प्रश्न खंड आ में आता है। अपठित गद्यांश बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। खंड आ में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय ही होते हैं, ये ध्यान रखें। इसमें कुछ भी अधिक लिखना ही नहीं है, सिर्फ टिक करना होता है। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। और ये हमें पता है कि एक एक मार्क्स के इसके 5 प्रश्न हो गए, और कुल मिलाकर ये 5 प्रश्न का, ये 5 अंक का ये प्रश्न होता है ना। तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कि दार्शनिक शब्द किस लाइन पर बताया गया और इस पर क्या फोकस करना है। जीवन का एक आशय और लक्ष्य है, और यह बात भारतीय दर्शन में दिखती है ना। यह बात भारतीय दर्शन में दिखती है। उस आशय की खोज हमारा दायित्व है, और अंत में उस लक्ष्य को पाना जीवन का एक आशय और लक्ष्य है, और यह बात भारतीय दर्शन में दिखती है। उस आशय की खोज हमारा दायित्व है, और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इन छोटी छोटी लाइनों पर ना, जो स्पेशल लाइन होती है वहाँ पर हम थोड़ी सी अंडरलाइन कर ले, ताकि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में हमें दिक्कत ना हो। अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है, तथा जहाँ तक उसे हम इसमें सफलता मिलती है, वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर वह लक्ष्य क्या है? इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति है। वह पा लेना केवल जानना नहीं है, बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है? बाधाएं कई हैं, पर इनमें प्रमुख है अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो शिक्षित करता है। अपनी शिक्षा से उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है ना। उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है जो यथार्थ दर्शन ही होने देता है। इस प्रकार एक दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है। हमने यहाँ पढ़ा था ना, दार्शनिक होना क्या है, तो वही लाइन यहाँ पर आ रही है। दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है। क्योंकि सत्य की खोज में लगे इस प्रकार आचरित करना पड़ता है, ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है, और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है। और दार्शनिक ही नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और निर्वाह एक ही हैं, है ना। तो हमने इस तरह से इसको रीड कर लिया। अब हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले तो यही देख लो, दार्शनिक होना एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है। दार्शनिक होना एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना, ये दोनों ही कथन सही है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कि दार्शनिक होना बौद्धिक अनुगमन करना नहीं, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है ना। अब इसके अनुसार ये दोनों सही हैं। अब ये अगर दोनों सही हैं, तो अब हमें ये ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी विकल्पों के बारे में। विकल्प पढ़ लेते हैं जल्दी से।
कथन ए कहता है गलत है किंतु कारण आर सही है, पर ये गलत हो गया क्योंकि कथन ए गलत नहीं है, ये गलत हो गया। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है, ये भी गलत हो गया। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि कथन ए सही है और कारण आर जो है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इस पर हम टिक लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खा, लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? आशय को उद्घाटित करने का प्रयास, उद्घाटित लक्ष्य की ओर बढ़ना, अज्ञानी को ज्ञान देना और संसार का अनुगमन, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस उत्तर में लक्ष्य एक लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, आशय को उद्घाटित करने का प्रयास, उद्घाटित लक्ष्य की ओर बढ़ना, या फिर अज्ञानी को ज्ञान देना, या फिर संसार का अनुगमन। हमने यहाँ खंड पढ़ते समय हमने देखा था कि यहाँ ऊपर वाली ही 2 लाइनों में हमने इसका उत्तर देखा था। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है यानी कि प्रयास करता है, और आशय का मतलब होता है जो हमारा उद्देश्य है, जो एम है, उसको उद्घाटित करने की कोशिश करता है यानी प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आशय को उद्घाटित करने का प्रयास, ये इस पर हम इस तरह से टिक लगा देंगे। अब आगे देखते हैं। हमने इस समय जो हमने खंड पढ़ा है पीछे, उसको जरूर ध्यान में रखकर हमने इसका देखना है। भारतीय दर्शन संकेत करता है, गा प्रश्न है, भारतीय दर्शन संकेत करता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उपलब्धि पर आनंद का अनुभव, उपलब्धि पर आनंद का अनुभव की ओर, यथार्थ के साथ एकाकार, है ना, अभी हमने पढ़ा था यथार्थ के साथ एकाकार होने की ओर, यानी कि बिना समय गंवाए हम इस पर टिक लगा देंगे। आगे देखते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा भी अभी हमने पढ़ा था, तो क्या बाधा है? संसाधन का अभाव, अनुभवहीनता या अनुशासनहीनता, है ना। अनुशासनहीनता हमने पढ़ा था, जहाँ पे भी हम अनुशासन को तोड़ते हैं वहीं पर हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, यानी लक्ष्य से हम भटक जाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनता है अनुशासनहीनता। तो हमने यहाँ पे फटाफट टिक लगा दिया। आगे देखते हैं कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? कथन है शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना। हाँ, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे, इस पर टिक लगा लो कि ये इसमें है। अज्ञान से मुक्ति पाना, सफलता पाने का प्रयास करना, या फिर बौद्धिक अनुगमन करना, है ना। केवल कथन एक सही है। हाँ, ये सही है। ओके, आगे भी देख लें। कथन 1 व 4 सही है, नहीं। केवल 3 और 4 सही है, नहीं। केवल 2 और 4 सही है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, केवल कथन 1 सही है। तो इस तरह से हमें भटकना नहीं है। जो हमें खंड मिला है, जो भी हमें पठित गद्यांश मिला है, उसके उद्देश्य को, उसके थीम को समझकर हमने इन प्रश्नों पर ध्यान देना है और शब्दों की ओर ध्यान देना है। शब्द जब हमारे पकड़ में होंगे तो उत्तर भी सही। हम गलती करते हैं इसके उत्तर देने में। जब हम पढ़ तो लिया हमने, इसका गद्यांश पढ़ लिया, अब गद्यांश के प्रश्नों को भी हमने देख लिया, समझ लिया, हमारे प्रश्न को उत्तर भी हमने सही से ठीक से देख लिए, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? इसका उत्तर जब हम लिखने लगते हैं, जब हम नोटबुक में आंसर शीट में इसका उत्तर लिखते हैं, तब गलती करते हैं। तब इसमें आपने ध्यान ये देना है कि अगर ये प्रश्न ये है, का प्रश्न है, तो आप यहाँ पर भी प्रश्न का ही लिखेंगे। ये प्रश्न 1 है, प्रश्न 1, तो प्रश्न 1 का ऑप्शन ये जो है ये का, प्रश्न 1 का ये का आप लिखेंगे यहाँ पर,
और का के सामने आपने ये विकल्प वाले उत्तर देने हैं। का में अगर ये तीसरा सही है तो का के आगे आप ये रोमन नंबर वाला ही का ये लिखेंगे सही उत्तर, ठीक है। तो उत्तर ये लिखेंगे आप, प्रश्न यहाँ पे आपने उत्तर लिख दिए। उत्तर किसका है? प्रश्न 1 का ये तीसरा, तो का तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर आपने प्रश्न 2 चुनना है तो प्रश्न 2 लिखेंगे यहाँ पर। प्रश्न 2 का उत्तर जो होगा, उत्तर आपने यहाँ पे इस तरह से देना है। अब जैसे अभी हमारा प्रश्न 1 ही चल रहा है। 1 में प्रश्न ये ऑप्शन दिए हुए क, ख, ग, घ 5 प्रश्न हैं। तो अब जैसे का उत्तर हमने इस तरह से दे दिया, का उत्तर हमने इस तरह से दे दिया। अब खा का भी उत्तर, अब प्रश्न 1 ही चल रहा है। अब इसमें खा का उत्तर जो होगा, जैसे खा में हमने प्रश्न 1 को हमने टिक लगाया, प्रश्न 1 आशय को उद्घाटित करने का प्रयास, तो यहाँ पर भी आप खा के आगे ये ऑप्शन 1 लगाएंगे, ये वाला, और रोमन नंबर में उसका दिया हुआ है, तो आप भी रोमन में ही इसका उत्तर देंगे। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मन से प्रश्न 1 को ABC नहीं कर देंगे या 1 2 3 नहीं लिख देंगे। जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं वही आप यहाँ पर देंगे उत्तर के आंसर शीट में, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी और कौन सी गलती होती है। और कहीं पर भी आप रेड पेन यानी कि रेड इंक वाला, रेड पेन का मतलब ये नहीं कि ये बॉडी इंक ये वाली नहीं, इंक, रेड इंक वाला पेन यूज़ नहीं करेंगे। और कौन सा दूसरा होता है? ग्रीन इंक भी आप यूज़ नहीं करेंगे। इन दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है कंपलसरी। और जब आप फिल करते हैं आंसर शीट के बाहर, जहाँ पे आपका रोल नंबर और रूम नंबर और जो कोड नंबर वगैरह होता है, वहाँ पर भी आपने बॉल पेन को यूज़ करना है। बॉल पेन कौन सा? ब्लैक या फिर ब्लू, ब्लैक पेन या फिर ब्लू इंक वाला पेन आपने यूज़ करना है, और वो भी बॉल पेन। अब एक बड़ी गलती और हम करते हैं, जैसे एक प्रश्न नंबर, मान लो प्रश्न संख्या 6 हम कर रहे हैं, और इसमें 3-3 मार्क्स के कुछ बड़े प्रश्न हैं, 3-3 अंकों के 2 प्रश्न करने हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न का होगा तो उसमें कम से कम 3 लाइन्स होंगी, है ना। 3 या 4 लाइन्स का आप आंसर लिखेंगे। तो उसको अगर आप पॉइंट्स में लिखें, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से पॉइंट्स में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से नंबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि हर एक लाइन क्लियर दिखाई देती है। और अगर आपको ऐसा लगता है प्रश्न नंबर 6 के पहला ये जो है का प्रश्न, जो भी आपके नंबर दिए हुए हैं ना क्वेश्चन पेपर में, वही आप क्वेश्चन पेपर, जैसे प्रश्न 6 का आपने कर लिया आंसर। अब खा के लिए आपने 3 लाइन 4 लाइनों में दे दिया। अब पेज भर गया तो आपको लग रहा है कि अब नए पेज पर आपने दूसरा प्रश्न शुरू किया हुआ है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि जैसे आपने प्रश्न 6 का प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे दिया। अब खा के लिए यहाँ पे जगह नहीं मिली। अगर यहाँ पे जगह मिल गई तब तो बहुत ही अच्छा। अगर यहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, जगह भर गई है, तो आप क्या करते हैं कि उस प्रश्न को लास्ट पेज में,
जो शीट है आंसर शीट, उसके लास्ट पेज पर आप ये खा लिख कर लिख देंगे। ये प्रश्न 6 का अंक भी अगर डाल भी देते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी डालते हैं तो उत्तर लिख देते हैं। आप सोचते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, जो एग्ज़ामिनर अपने आप ढूंढता रहेगा। ऐसा नहीं होता बेटा, कि जब आपने प्रश्न लिखा है, उत्तर भी लिख दिया, मेहनत भी पूरी कर दी, तो उस पर नंबर भी तो पूरे मिलने चाहिए ना। आपकी मेहनत जो है सफल होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें, अगर आपने लास्ट पेज में लिखा भी है उत्तर, तो कम से कम ये जो प्रश्न आपने पूरा किया, इस उत्तर के नीचे एक नोट लिखें। एक नोट लिख दें कि जैसे यहाँ पे एक नोट लिख दें कि इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर अंतिम पृष्ठ पर है। इस तरह से आप लिख देंगे तो एग्ज़ामिनर को दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, और आपके भी नंबर कटेंगे नहीं और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर एग्ज़ामिनर, आपने यहाँ पे नोट नहीं लिखा और एग्ज़ामिनर ने लास्ट पेज देखा, खोला, तो उसे समझ नहीं आ पाएगा कि ये उत्तर कौन से प्रश्न का है। आपने खा लिख दिया, उत्तर भी लिख दिया, अब ये प्रश्न नंबर 6 अगर नहीं लिखा तो भी मुश्किल, अगर 6 लिखा भी है तो इतना ढूंढने के बाद लास्ट में जाके फिर से उस एग्ज़ामिनर को पेपर पलटना पड़ेगा कि प्रश्न 6 कहाँ पर है, उसका उत्तर कहाँ है। अगर आपको प्रश्न का जैसे 3 अंक मिलने हैं तो 3 अंक आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे। 3 में से आपको मुश्किल से 1.5 नंबर मिल पाएगा, क्योंकि उसको तकलीफ़ हुई, ढूंढने में परेशानी हुई, काफ़ी समय बर्बाद हुआ। तो समय किसी का भी आपने बर्बाद नहीं करना है। अपनी मेहनत जो आपने की है उस पर पूरे अंक आपको चाहिए ही चाहिए, ये सोचकर आपने उत्तर लिखना है। तो हर बात का ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर भी लिखना है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो विकल्प हैं, हर तरह से। अगर का है तो का लिखो, अगर रोमन नंबर है तो रोमन नंबर में इसमें गिनती लिखो। अगर यहाँ का है तो का, अगर रोमन नंबर है तो रोमन नंबर में लिखो। लेकिन जो सीरियल नंबर जो भी दिया, क्रम संख्या जो भी दी है, आपने भी वही क्रम संख्या का ध्यान रखना है। और अगर कटिंग हो जाती है तो आप सिर्फ एक, जैसे ये कटिंग शब्द है, कटिंग शब्द को आपने काटना है तो सिर्फ एक लाइन में काट कर यहीं पे दोबारा से आप लिखेंगे कि ये, तो ऐसे में इतने सी कटिंग से पता भी नहीं चलता। जो आप हौच पौच इस तरह से कर देते हैं वो मत करो, और बार बार नहीं करना। किसी भी पेज पर, पहले पेज में तो बिल्कुल भी इस तरह की कटिंग नहीं करनी, और बीच में भी और दूसरे पेजेस में भी कटिंग कम से कम करो। अगर होती भी तो बस इस वे में आप काटो, इस तरह से नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, और आपकी मेहनत भी पूरी रंग लाएगी, सफल होगी पूरी मेहनत। तो ऑल दी बेस्ट। आज का वीडियो यहीं तक विराम देते हैं, कल मिलेंगे फिर से। बाय बाय।